डियर स्टूडेंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर है बाजार। बाजार और बाजार के रूप। वैसे तो बाजार के कई सारे रूप है। स्थान के आधार पर होता है, बिक्री के आधार पर होता है, प्रतियोगिता के आधार पर होता है, पूंजी के आधार पर होता है। विभिन्न प्रकार के बाजार को बांटा जाता है। लेकिन क्लास 12 के जो कोर्स में बाजार के रूप दिया गया ना, वो है प्रतियोगिता के रूप में, कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं जो कि हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाजार कहते किसे हैं। बाजार क्या है? जैसे बाजार वो जगह है जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं, बाजार वो जगह है जहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, दुकानदार होते हैं, हमें खरीदना होता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वो सब बाजार है। नॉर्मल सही है सभी। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार को केवल इतना ही नहीं बोलते, अर्थशास्त्र में बाजार का इससे अर्थ कुछ ज़्यादा है। तो वो क्या है, बाजार का अर्थ क्या है, बाजार की विशेषताएँ क्या हैं, आज की इस क्लास में हम सब कुछ बात करेंगे। बाजार के कौन कौन से रूप है, उन रूप के अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। बाजार तथा बाजार के रूप वन शॉट में, जहां पर हम सभी प्रकार के बाजारों को बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ना है बाजार। बाजार कहते किसे हैं, बाजार होता क्या है, व्हाट इज मार्केट। बाजार कहते हैं बाजार में अफवाहों का आलम गर्म है। बाजार में अफवाहों का आलम गर्म है, जरा कम ही बाहर निकला करो। बाजार में अफवाहों का बाजार गर्म है, जरा कम ही बाहर निकला करो। यूं ना अपने नैनों से मुझे जलाओ, यूं ना अपने नैनों से मुझे जलाओ, और थोड़ा सा कम हंसा करो। कुछ इसी बात से हम बात करेंगे बाजार के बारे में। बाजार क्या है? बाजार का अर्थ स्थान से, नॉर्मली क्या कहते हैं, बाजार का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर हमें हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब स्थान से नहीं होता है। जो बोला गया वो सही है, लेकिन बाजार में, बाजार का अर्थ अर्थशास्त्र में क्षेत्र से होता है। मतलब वो सभी क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु का क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, एक निश्चित वस्तु का पर उस वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, उससे बाजार होता है। चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो। मान लीजिए एक रेडी वाला आपके घर के सामने आया, सामान बेच के गया, बाजार है, क्योंकि रेडी वाले से आपकी आवश्यकता की पूर्ति, वो बेचने वाला, आप खरीदने वाले, वस्तु भी है, कीमत भी है, बाजार है। आपने ऑनलाइन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ई मार्केट, ई बाजार, ई शॉपिंग। जैसे अपने खाना मंगाते हैं, ई कॉमर्स से करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब भी बाजार का रूप है। क्यों? क्योंकि बेचने वाला आपके घर तक आके सामान दे देता है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, ये भी बाजार है। कोई शॉपिंग मॉल हो गया या फिर कोई नुक्कड़ हो गया, ये सभी बाजार के ही रूप है। मतलब हम यूँ कहेंगे बाजार एक स्थान है, तो बाजार का मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। बाजार स्थान तो है, स्थान के साथ साथ बाजार पूरा क्षेत्र है जहाँ पर बेचने वाला और खरीदने वाला उपलब्ध होता है। चाहे वो डिजिटल तरीके से हो, चाहे वो ईमेल से हो, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे दोस्त के माध्यम से हो, चाहे घर पे सामने आता हो, चाहे किसी भी तरीके से। अगर आपको अपनी ज़रूरत का सामान किसी व्यक्ति से मिल रहा है, मतलब वो बेचने वाला है, आप खरीदने वाले हैं, कीमत है, वस्तु है, तो वो बाजार है। तो इस प्रकार से बाजार की परिभाषा की बात करते हैं। प्रोफेसर वेनहम ने इसके एक्सप्लेन किया। बाजार वह क्षेत्र होता है जहां क्रेता विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों से दूसरे भाग की प्रचलित कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं पर जे के मेहता ने कहा है कि बाजार स्थिति को बताता है। स्थिति मतलब स्थान है, स्थिति मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पर ऐसी वस्तु की मांग एक ऐसे स्थान पर की जाती है जहां पर उसको विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे किसी माध्यम से। आज आपको पता है कि अब लगभग सामान ऑनलाइन मिल जाता है। वो तो स्थान नहीं है, कहीं पर बैठे कैसे भी आप मंगा सकते हैं। खाना खाना है तो आपको रेस्टोरेंट तक जाने की जरूरत नहीं है, तो रेस्टोरेंट तो दुकान हो गया, तो आपको बाहर जाना नहीं। आपको केवल क्या करना है, आपके घर में बैठ के बस ऑर्डर कर देना है, खाना आपके घर तक आ जाएगा। तो क्या आपने क्या खरीदा? नहीं। तो ये सब बाजार का एक आधुनिक रूप है। तो ऐसे में बाजार की विशेषताओं को क्या समझिए। हम बाजार की विशेषताओं की अगर बात करते हैं, बाजार एक क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है। बाजार में क्रेता और विक्रेता एक निश्चित वस्तु का क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, और उस वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है। इसका मतलब बाजार में क्षेत्र, बाजार में क्रेता विक्रेता, एक निश्चित वस्तु और एक निश्चित वस्तु की कीमत होनी चाहिए। और ये सभी चीजें एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित क्या होता है,
एक निश्चित समय अवधि में पूरा होता है, तो सब समय अवधि का भी समावेश उसके अंदर होता है। तो ये बाजार की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, बाजार के प्रकार की बात करते हैं। बाजार को स्थान के आधार पर बांटा गया है, जैसे स्थानीय बाजार हो गया, राष्ट्रीय बाजार हो गया, प्रादेशिक बाजार हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया। मात्रा के आधार पर बाजार होता है, जैसे रिटेल बाजार हो गया, थोक बाजार हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से एक प्रतियोगिता के आधार पर भी बाजार को बांटा गया है। प्रतियोगिता के आधार पर यानी कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग जब मार्केट के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, कंपटीशन के आधार पर बाजार को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? जहां पर प्रतियोगिता एकदम 100% होती है, जहां पर बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और फेयर कंपटीशन होता है। एक ही वस्तु होती है, निश्चित कीमत होती है। क्या होता है मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात होती है, एक ऐसी स्थिति जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एक फेयर कंपटीशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कंपटीशन का अभाव होता है। कंपटीशन होता तो है, लेकिन एक दूसरे के पीछे छोड़ने की होड़ रहती है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे में अंतर पाया जाता है। तो जब अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 एकाधिकार बाजार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? मोनोपोली, दैट इज मोनोपोली मार्केट। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। और लास्ट वन है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट। अब हमें क्या करना है? इन चारों ही प्रकार के मार्केट को डिटेल से पढ़ेंगे, जहां पर सबसे पहला आता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु को सभी विक्रेता मिलकर बेचते, सबके पास एक जैसा रेट होता है, खरीदने वाले भी बहुत सारे, बेचने वाले सभी को सभी के बारे में डिटेल से पता होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? बाजार का एक ऐसी स्थिति जहां पर एक समान, मतलब सबके पास एक जैसी वस्तु होती है, किसी भी प्रकार का रंग, रूप, आकार, प्रकार, अलाना ढिमका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें एक समान वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, और कोई भी एक क्रेता और विक्रेता इस बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं करता। मतलब इस बाजार में जो कीमत प्रचलित होती है, एक विक्रेता और एक क्रेता अगर चाहता है कि कीमत कम या ज़्यादा हो, नहीं हो सकता। इस पूरे बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। इसी चीज़ को प्रोफेसर लेफ्टविच ने एक्सप्लेन किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं। किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सके। अगर इस बाजार को थोड़ा डिटेल से, वास्तव में ये जो बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक काल्पनिक बाजार है। कैसी बाजार है? काल्पनिक, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा बाजार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर बस एक ही प्रकार की वस्तु हो, उससे रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु ना हो, सभी का मूल्य एक जैसा हो। आज के टाइम में कोई भी वस्तु होती है, उसकी समरूप मिलती जुलती बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो ऐसा वास्तव में एक इमेजिनरी मार्केट है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर मान लो आलू का रेट है, आलू में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, पहाड़ी आलू, ये आलू, बहुत छोटा आलू, बड़ा आलू, साफ आलू, मतलब उसमें भी डिफ्रेंशिएट होता है। ये बाजार कहता है कि समरूप वस्तु, मतलब एक ही जैसी वस्तु होनी चाहिए। ऐसे में इस बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहला है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। सही में इस बाजार में, क्योंकि बेचने वाले भी बहुत सारे, खरीदने वाले तो हमेशा ज़्यादा होते ही हैं, इस बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही असंख्य मात्रा में होते हैं। इस बाजार में वस्तु की समरूप इकाइयों का प्रयोग किया। समरूप का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार से छोटा सा छोटा भी परिवर्तन नहीं होता है। फर्मों का प्रवेश और निष्कासन पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इस बाजार में कोई भी नई फर्म जब चाहे आ सकता है, इस बाजार में व्यापार कर सकता है, प्रतिभाग कर सकता है, और जब चाहे बाजार को छोड़ के जा सकता है। उसके आने से और उसके जाने से बाजार की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजार जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। क्रेता और विक्रेताओं की बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। इस बाजार की नेक्स्ट विशेषता ये है कि चाहे क्रेता हो विक्रेता हो को उसके बाजार की प्रत्येक दशा का पूर्ण, जैसे बाजार में कीमत कितनी है, बाजार में वस्तु कैसी उपलब्ध है, बाजार में कितने विक्रेता है, सब कुछ पता होता है। मतलब किसी को भी किसी भी चीज़ की अनभिज्ञता नहीं होती है।
उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता बनी रहती है इस बाजार में, क्योंकि वस्तु की कीमतें समान, तो लाभ की आशा भी एक समान होती है। आप कितनी भी मात्रा बेच सकते हो लेकिन कीमत परिवर्तित नहीं हो सकता है। ऐसे में जो साधनों की माध्यम से उत्पादन है उसकी गतिशीलता बनी रहती है, क्योंकि वस्तु साधन सबका रेट बराबर रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बाजार में कोई भी यातायात लागत नहीं होती है। मतलब यहाँ पर वस्तु को विक्रय करने के लिए आपको फालतू में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं खर्चा नहीं करना पड़ता, ना आपको प्रमोशन करना पड़ता है, ना ही आपको किसी प्रकार का विज्ञापन करना पड़ता है, ना ही आपको किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट खर्चा करना पड़ता है। सब कुछ उपलब्ध होता है और सबको सबके बारे में पता होता है। इस बाजार की स्थिति ऐसी होती है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप में, एकाधिकार बाजार। ये बाजार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है और ये वास्तविक जगत में पाया भी जाता है और लोग इस स्थिति को तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं आज की इस मॉडर्न एरा में। तो एकाधिकार बाजार, एकाधिकार में देखिए दो शब्द है, एक है एक और एक है अधिकार। मतलब बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी एक वस्तु पर एक ही विक्रेता अधिकार होता है, उस विक्रेता के अलावा, उस उत्पादक के अलावा उस वस्तु और किसी के पास नहीं पाई जाती है। मतलब वस्तु का एक ही विक्रेता का होना एकाधिकार होता है। उसी के पास वस्तु की बेचने का, उसी के बाद वस्तु की उत्पादन करने का पूरा राइट होता है। वस्तु की कीमत के निर्धारण का पूरा राइट उसी के पास होता है। वो अपने हिसाब से बाजार को चलाता है, वस्तु की कीमत के निर्धारण करता है, उसे एकाधिकार कहते हैं। तो लेफ्टविच ने कहा एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु का एकमात्र उत्पादक होती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता, उससे मिलती जुलती बाजार में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर गूगल सर्च इंजन में, गूगल एक तरह से मोनोपोली है। कहने के लिए बहुत सारे दूसरे भी है, लेकिन वास्तव में उन दूसरी कंपनियों के बारे में या दूसरे सर्च इंजन के बारे में हमें पता नहीं है, भैया बहुत ही कम पता है। जो भी पहले थे इंटरनेट एक्सप्लोरर थे, गूगल ने उसको जो है डोमिनेट कर दिया। इसके अलावा याहू था, ठीक है ना, गूगल ने उसको डोमिनेट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें, अब गूगल मोनोपोली, जहाँ पर भी देखो केवल गूगल का यूज़ होता है। एप्पल, अगर हम जो है लग्जरी मार्केट की बात करते हैं, आईफोन, एप्पल, इसका अपना एक मार्केट है। इन्होंने अपने मार्केट में मोनोपोली कर रखी है, कोई भी इस सेगमेंट में नहीं घुस सकता। नेक्स्ट है फेसबुक, सोशल मीडिया में जाएंगे, फेसबुक ने अपना पूरा कंट्रोल, कुछ नए आए थे फेसबुक ने उसको परचेस कर लिया। जैसे इंस्टा था पहले कम्पिटेटिव, और फेसबुक ने इंस्टा को परचेस कर लिया, तो यहाँ पर पूरा का पूरा किसका हो गया, ये हो गया। इसके बाद थ्रेड आया, उसके इंस्टा ने उसको भी जो है फेसबुक ने अपने पूरे कब्जे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सोशल मीडिया को ही अपने कब्जे में। इसके अलावा अमेजॉन की बात करते, फिलहाल अमेजॉन का तो हट गया, बहुत सारे दूसरे ओपन हो गए। तो मोनोपोली का मतलब, जैसे इंडिया में रेलवे सबसे बड़ा एग्जाम्पल बात होता है, इंडिया में रेलवे किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा रेलवे में किसी का कब्जा नहीं है, कोई दूसरा इसका ऑप्शन भी यूज नहीं कर सकता। तो ये मोनोपोली का एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं एकाधिकार की विशेषताओं की। एकाधिकार की विशेषताओं की जब बात करते हैं, सबसे पहले इस बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और क्रेता तो हमेशा ज़्यादा होते ही हैं। इस बाजार में वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है, मतलब उससे मिलती जुलती कोई वस्तु बाजार में नहीं होती, केवल उसी के पास वही वस्तु होती है। नेक्स्ट, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है, क्योंकि एकाधिकारी ही विक्रेता है, एकाधिकारी ही बाजार है, तो ऐसे में उस वस्तु की कीमत निर्धारण भी वो खुद करता है। बाजार अपने आप में, क्योंकि बाजार वस्तु की कीमत निर्धारित करती है और बाजार वो अपने आप में। नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित। तो यहाँ इस बाजार की सबसे खासियत है, इस बाजार में कोई भी दूसरा फर्म नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि पहले वाला उसको प्रवेश करने ही नहीं देगा। नेक्स्ट है मांग वक्र ऋणात्मक होता है। यहाँ पर जो मांग वक्र बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, क्योंकि आप कुछ भी करिए, भले कीमत पर आपका निर्धारण हो, एकाधिकारी हमेशा अपनी मन मर्जी तरीके से वस्तु की बिक्री की मात्रा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। आप अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाते चले जाओगे तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग ही बंद कर देगा। नेक्स्ट है, इस बाजार में वस्तु की कीमत विभेद की संभावना पाई जाती है। अब बात करेंगे कि कीमत विभेद होता क्या है। देखिए, कीमत विभेद का मतलब होता है, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 10 रुपए में नॉर्मली बेचता है, तो ए के पास 3 कस्टमर आते हैं, X, Y और Z। वो क्या करता है, X को इसी 10 रुपए के सामान को जो है 10 रुपए में बेचता है, Y को 9.5 रुपए में बेचता है और Z को 10.5 रुपए में बेच देता है, क्योंकि एक ही वस्तु है और तीनों ही खरीदना चाहता है, तीनों को अलग अलग कीमत पर बेचता है, अलग अलग समय पर।
तो इस स्थिति को मतलब किसी एक निश्चित वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचना ही कीमत विभेद कहते हैं, प्राइस डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये एकाधिकार में पाया जाता है। नेक्स्ट है एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण आखिर क्या स्थिति होती है कि वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो जाता है। तो उसके कई सारे कारण हैं। नंबर 1 सबसे पहला है कच्चे माल का केंद्रीकरण। कभी कभी होता है किसी वस्तु के उत्पादन के जो कच्चा माल होता है वो किसी एक ही व्यक्ति के पास होता है, एक ही फर्म के पास होता है, तो वो क्या करता है वस्तु का खुद ही उत्पादन करना शुरू कर देता है और अपनी मोनोपोली होते है उस कच्चे माल को किसी और के साथ शेयर ही नहीं करता। जैसे कोरोना के टाइम में कोरोना के वायरस सीरम बनाया गया था, तो सीरम वो भी एंटीबायोटिक बनाया गया था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, उसने क्या किया अपने आप उसको बनाया, किसी और के साथ शेयर नहीं किया, तो उसकी मोनोपोली हो गई थी। उसने अपना लाइसेंस लेगा तो अपना पेटेंट कर लिया। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जब कोई कानूनी अधिकार ले लेता है, जैसे मैंने अभी बताया कोरोना के टाइम में उसने कानूनी अधिकार लिया कि मैं ही उत्पादन करूंगा क्योंकि उसको बनाने वाला मैं ही हूं। नेक्स्ट है गला घोट प्रतियोगिता। कभी कभी जो होता है जैसे एक मार्केट में A B C 3 लोग काम कर रहे हैं, तीनों के बीच में आगे बढ़ने की होड़ बनी रहती है। ऐसे में तीनों कहते हैं चलो यार एक काम करते हैं, तीनों एक हो जाते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। जब एक साथ मिलके काम कर देंगे तो सब किसी को नुकसान नहीं होगा, सब आराम से। तो ऐसे में गला घोट प्रतियोगिता भी मोनोपोली क्रिएट करती है। क्यों? सब लोग मिलके काम करने लगते हैं। पेटेंट अधिकार। जब किसी वस्तु का आविष्कार कोई व्यक्ति करता है, ये पहली बार बनाता है, तो वो पेटेंट करा लेता है कि मेरे अलावा इस वस्तु का उत्पादन कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे में उसके बाद उसकी मोनोपोली हो जाती है। तीसरा बाजार है क्या? उससे बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये एक ऐसा बाजार है जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, दोनों के ही गुण पाया जाता है। मतलब इस बाजार में ना ही पूरी प्रतियोगिता होती है ना ही पूरा एकाधिकार होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के गुण होते हैं। इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की तरह बहुत सारे विक्रेता होते हैं और एकाधिकारी की तरह वस्तु की कीमत का निर्धारण वो विक्रेता खुद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे खास बात है इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करता है, यानी कि सबके पास वस्तुएं तो होती हैं लेकिन उस वस्तुओं में कोई ना कोई अंतर होता है। जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं, टूथपेस्ट वही दांत साफ करने का काम करता है, कोलगेट है, शिवा का है, क्लोजअप है, सेंसोडाइन है, पतंजलि बाबा का है, पता नहीं कौन कौन सैकड़ों टूथपेस्ट मिल जाते हैं आपको। तो टूथपेस्ट का काम वही है लेकिन अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पेस्ट रंग रूप का मिलता है, इसको बोलते हैं विभेदीकृत वस्तु। आज के समय में वास्तविक दुनिया में यही एकाधिकारी बाजार ही उपलब्ध है, जहाँ हम देखते हैं हर एक वस्तु से की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है। हर किसी से रिलेटेड कोई ना कोई मॉडल, कोई ना कोई ब्रांड, कोई ना कोई चीज़ें अवेलेबल है। केवल वही होगा ऐसा नहीं है, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें उपलब्ध है। तो लेफ्टविच ने इसके बारे में कहा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें किसी भी वस्तु के बहुत से विक्रेता पाए जाते हैं और प्रत्येक विक्रेता उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरी विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक विक्रेता के पास वस्तु की सेम उपयोगिता वाली वस्तुएं होती हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बाजार की। स्मार्टफोन के बाजार में आईफोन भी है, सैमसंग भी है, वीवो है, ओप्पो है, एमआई है, तमाम मार्केट। उसके अलावा होता है सॉफ्ट ड्रिंक में कोको कोला है, पेप्सी है। क्लोथिंग के मार्केट होते हैं जारा है, एचएम है और पता नहीं तमाम ब्रांड है। कार की बात करते हैं, टैक्सी में ओला भी है, ऊबर भी है, रैपिडो भी है, तमाम मार्केट में भरे पड़े हैं। तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होती हैं। इस बाजार की विशेषता ये है कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, क्रेता तो ज़्यादा होते ही हैं। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता के पास वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, मतलब उसमें किसी न प्रकार से अंतर होता है, चाहे रंग का, रूप का, पैकेजिंग का, चाहे स्वाद का, जैसा भी हो। इसमें प्रतिबंधित प्रवेश मतलब यहाँ पर जो है कोई भी नया फर्म, नया उत्पादक इस बाजार में प्रवेश कर सकता है लेकिन उसको थोड़ा प्रतिबंध उठाना पड़ता है क्योंकि बाजार में ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। तो इस पर आने के से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना लेकिन आ सकते हैं, मना नहीं होता है। इस बाजार में विक्रय लागत अधिक होती है, मतलब किसी भी वस्तु को अगर आपको बेचना है तो वस्तु बेचने के लिए आपको यहाँ पर विज्ञापन करना पड़ेगा, आपको वस्तु बिकने के लिए यहाँ पर प्रमोशन करना पड़ेगा ताकि लोग जाने समझे। उसके बाद आपकी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जैसी वस्तु बाजार में भरपूर है,
मान लीजिए आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, बाजार में बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेचेंगे? क्योंकि बाजार में ऑलरेडी कोको कोला है, पेप्सी है, उसके तमाम सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। आप अपने ब्रांड को कैसे बेचेंगे? मतलब आपको अपने ड्रिंक को बाकी सबसे बेहतर साबित करना होगा, उसके लिए आपको विज्ञापन प्रमोशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब इस बाजार में इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता होती है कि सभी के बीच में विक्रय लागत बढ़ती चली जाती है। विज्ञापन, क्योंकि कोई देखा, आप खुद देखो, विमल गुटखा 5 रुपये का गुटखे के लिए उन्होंने अजय देवगन, शाहरुख खान, पहले अक्षय कुमार थे, अब टाइगर श्रॉफ का यूज़ करने लगे हैं। मतलब करोड़ों रुपए भूख देते हैं केवल किसके लिए? 5 रुपये का गुटखा बेचने के लिए। आप खुद सोचिए विक्रय लागत कितनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, इस बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। किसी भी विक्रेता को इस बाजार की पूरा ज्ञान नहीं होता है। टीवी देख लिया, बोलो जुआ केसरी, क्या बाजार में जाओ बोलो मुझे जुआ केसरी चाहिए, केसर चाहिए, क्या आपको मिलेगा? केसर इतना महंगा होता है, 5 रुपये के गुटखा में कौन केसर मिलेगा भैया? कौन? ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है कि जो दिखाया जा रहा है वास्तव में वैसा है या नहीं है। दिखाया जाता है काजू बिस्किट, काजू बिस्किट में काजू होना चाहिए, लेकिन जरा पीछे उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको पढ़िए। उसमें देखिए काजू बिस्किट में लिखा था काजू कितना होता है? 0.5%, बाकी चीज़ें होती हैं। लिखा होता है आटे वाला नूडल्स, जब नूडल के पीछे पैकेट में देखिए उसमें आटा कितना मिला होता है। कहते हैं मैदा नहीं है, प्योर आटे वाला, लेकिन उसमें आटा ही होता है मुश्किल से 5 या 10%, बाकी सब मैदा होता है। मतलब साफ है, बेचने के लिए हमारा विज्ञापन यूज़ किया जाता है, जिसका तमाम खर्चे होते हैं ताकि सामान बिके। नेक्स्ट है गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत के अलावा दूसरी प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा हुई। कोई डिस्काउंट देना है, एक के साथ एक फ्री देना है, ठीक है ना, रैपर बदल देना है, 100 ग्राम बढ़ा देना है, तमाम दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती है। और फर्म की अपनी खुद की कीमत नीति होती है, यहाँ पर वो अपने हिसाब से वस्तु की कीमतें तय करते हैं, लेकिन बाजार को भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार बाजार। ये एक बाजार की ऐसी स्थिति, जैसे मैंने प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता बाजार पढ़ा था, एकाधिकारी प्रतियोगिता, उसका छोटा भाई है ये। अब इसमें छोटा भाई क्यों है? छोटा इसलिए कहता हूं कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बाजार में बहुत सारे नहीं, इस बाजार में थोड़े से, केवल कुछ ही फर्में होती हैं। एक ऐसा बाजार जहां पर किसी भी वस्तु से रिलेटेड थोड़े से विक्रेता होते हैं और वो अपने पूरे मार्केट के थोड़े थोड़े हिस्से पर कब्जा किए होते हैं, अल्पाधिकार कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत का कम्युनिकेशन, यानी कि दूरभाष संचार। अब खुद देखिए आज के टाइम में आपके पास कम्युनिकेशन की जो सिम है, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड का सर्विसर है, वो कितने हैं? गिनती की है। एक जियो है, दूसरा एयरटेल है, तीसरा VI है, चौथा BSNL है, 5वें वाले के बारे में लोग कम ही जानते होंगे। ये बड़े शहर में होते हैं, MTNL, महानगरों में पाए जाते हैं, महानगर टेली निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 5 ही कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है आज की कंट्री में, हमारे कंट्री में, तो इसको बोलते हैं अल्पाधिकार। और ये सारे के सारे इन दोनों, चलो ये गवर्नमेंट कंपनी है दोनों, ये इसके बारे में तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये भी आज के टाइम में BSNL भी आगे आने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी इन तीनों के बीच में तो गलाकाट प्रतियोगिता है, जियो कुछ करता है तो एयरटेल और वोडाफोन डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं अल्पाधिकार बाजार। तो अल्पाधिकारी बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं। इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है, कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की नीतियों में विक्रेताओं के बीच पारस्परिक निर्भरता होती है। यहाँ पर जो विक्रेता कम होते हैं, किसी वस्तु का कीमत, जैसे मान लीजिए जियो ने अगर किसी भी चीज़ का रेट कम कर दिया तो बाकी एयरटेल और वोडा भी रेट कम करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी मार्केट बने। जैसे जब जियो आया था पहली बार 4G लेके, और उन्होंने क्या कर दिया था, सब कुछ फ्री कर दिया था 6 महीने के लिए। उस टाइम एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया अलग अलग थे। उनका जो है 399 में 30 दिनों के लिए 1 GB डेटा देते थे। वो इतना महंगा हुआ करता था, वो भी 3G, वो भी कौन सा 3G। जैसे ही जियो मार्केट में आया, क्योंकि उन्होंने देखा ये पूरे मार्केट पर कब्जा कर जाएगा जियो अकेला, क्योंकि हमारा तो महंगा उनके कंपेरिजन में, तो इन्होंने अपने रेट बिल्कुल सस्ते कर दिए, इन्होंने भी 4G अडॉप्ट किया। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी एक की कीमत का दूसरे पर भी डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। विभिन्न फर्मों के उत्पादों के लिए उच्च मांग की आड़ी लोच पाई जाती है। यहाँ पर एक की कीमत का दूसरे की मांग पर सीधा प्रभाव डालता है। विज्ञापन और विक्रय लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में लगातार संघर्ष होता है, निरंतर। इसको बोलते हैं गलाघाट प्रतियोगिता। कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता बनी तो सब लोग आपस में मिलकर मोनोपोली बना लेते हैं। तो ये अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद जो बात करते हैं वो आता है मेन पॉइंट, एग्जाम में आने वाला। एग्जाम में जो विशेषताएं भी आती है, साथ साथ अंतर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर।
जब हम अंतर की बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार की, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताएं असीमित होती हैं, एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, जबकि एकाधिकार में औसत आगम और सीमांत आगम सीमांत आगम से क्या होता है, ज्यादा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वस्तु की कीमत यानी कि AR और MC दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि यहां पर वस्तु की कीमत सीमांत लागत से क्या होती है, तभी लाभ की प्राप्ति होती है। दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में लागत घटती चली जाती है, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती चली जाती है। यहां पर दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ लिया जा सकता है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ लिया सकता है, क्योंकि वस्तु की साधनों की कीमत कम हो जाता है, वस्तु की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, पॉसिबिलिटी है। उत्पादन स्तर अधिक होता है, वस्तु की कीमतें कम होती है इससे, क्योंकि यहाँ पर उत्पादक ज़्यादा होते हैं, कीमतें निश्चित होती हैं, तो उत्पादन ज़्यादा कीमतें कम होती है, जबकि एकाधिकार में उत्पादक एक ही होता है, इसलिए उत्पादन कम और कीमतें अधिक होती हैं। इस बाजार में कीमत विविधीकरण बिल्कुल संभव नहीं होता है, जबकि इस बाजार में वस्तु में कीमत विविधीकरण बढ़ जाता है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। ये प्रमुख अंतर है। 5-6 अंतर तो आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। यहां पर एक समान समरूप वस्तु का प्रयोग होता है, मतलब यहां पर जो वस्तु उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में वो एक जैसी होती है, समरूप होती है, जबकि एकाधिकारी में वस्तुओं में निकटतम स्थानापन्न पाया जाता है। यहां पर वस्तु में अंतर होता है, मिलती जुलती वस्तु का उत्पादन होता है। इस बाजार में क्रेता और विक्रेता को दोनों की बाजार की दशाओं का ज्ञान होता है, जबकि एकाधिकार में किसी को भी बाजार की दशाओं का ज्ञान नहीं होता है। इस बाजार में साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, जबकि यहां पर साधनों में गतिशीलता पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि वस्तु की कीमतों में लागतों में ऊंच नीच होता रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं और एक्स अक्ष की सीधी रेखा बनाती हैं, जबकि यहां पर औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागत नहीं पाई जाती है, कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है, इसलिए विक्रय लागत अधिक होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके अलावा नेक्स्ट अंतर है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के बीच। एकाधिकार में एक ही वस्तु होती है और शुद्ध एकाधिकारी की दशा में निकट स्थानापन्न नहीं पाए जाते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु में विभिन्नता पाई जाती है और निकटतम स्थानापन्न होता है। एकाधिकार में उद्योग और फर्म में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि उद्योग ही फर्म है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है, वो अपने आप में ही उद्योग होता है, जबकि एकाधिकार में उद्योग को क्या होता है, फर्मों का समूह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे फर्में मिलके ही उद्योग बनाती है, जैसे कार उद्योग में बहुत सारे कार उत्पादक है, वो मिलके ही समूह बनाते हैं। औसत आगम और सीमांत आगम दोनों नीचे की गिरता होता है, लेकिन यहाँ पर औसत आगम जो है सीमांत आगम से ज़्यादा होता है, और लेकिन एकाधिकार में भी नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पर सीमांत आगम औसत आगम से ज़्यादा होता है। एकाधिकार में नए फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में नए प्रवेश कर सकते हैं और बिजनेस छोड़ के भी जा सकते हैं। एकाधिकार में जो विज्ञापन किया जाता है वो सूचनात्मक होती है कि भैया आओ मेरे पास सामान आ गया है, उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में विज्ञापन अधिक होता है, विज्ञापन बहुत अधिक व्यय किए जाते हैं। एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ हो सकता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में उद्योगों को केवल सामान्य लाभ ही हो सकता है दीर्घकाल में। ये इसके बीच में कुछ अंतर है। तो ये सभी प्रकार के बाजार अपने पढ़ लिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास कैसा लगा ये भी बताइए। आपको पीडीएफ चाहिए www.theeconomicsguru.com पे विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ नहीं मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल मीडिया में आप लोग बहुत एक्टिव होते हैं, मुझे पता है आज की यूथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में प्लीज़ मुझे फॉलो कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।